हेलो माय स्टूडियोज फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना चैनल नॉलेज हाउस। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल की तीसरी पोएम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आपका अपना चैनल सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियोज टाइमली। The Voice of the Rain is composed by Mr. Walt Whitman. He was the greatest and the most influential poet of the America. He was prolific writer of his age. So let's start with introduction of the poem. There is a dialogue between the poet and the rain. जैसा कि टाइटल इंडिकेट कर रहा है, the voice of the rain. The word voice, not the word sound. Voice word and the voice quality belongs to human beings, not to rain. Rain always pit pats. Rain always produces the sound pit pat, not produces voice. It means यहाँ पर पोएट ने पर्सोनिफाई किया है रेन को। तो अब इस पोएम में हम एक कॉन्वर्सेशन पढ़ेंगे जो है पोएट और रेन के बीच। तो उसका ट्रांसलेशन की फॉर्म में है ये पोएम। So let's start with the content of the poem. And who art thou? Means who are you? Focus on these two words, art and thou. Art means are and thou means you. Actually this is emphatic English or ancient English. Said I here refer to poet Walt Whitman. Said I to the soft falling shower means जो वॉल्ट विटमैन है वो बात कर रहे हैं किसके साथ? रेन के साथ। सॉफ्ट फॉलिंग शावर मीन्स रेन। सेड आई टू मीन्स वॉल्ट विटमैन सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, रेन से पूछ रहे हैं हु आर यू? विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर। कह रहे और उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज ये बात थी कि रेन ने मुझे आंसर भी दिया। और अपनी पोएम की फॉर्म में एज हियर ट्रांसलेटेड, मैंने उस आंसर को ट्रांसलेट किया है ये बताने के लिए कि रेन ने मुझे क्या आंसर किया हु आर यू के लिए। एंड आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो पोएट बता रहे हैं हियर आई रेफर टू रेन, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। किसने बोला? रेन ने। एंड द वॉइस ऑफ रेन, द वॉइस वर्ड आई टोल्ड यू इज शोइंग यू पर्सोनिफिकेशन एंड आई इज ऑल्सो शोइंग यू पर्सोनिफिकेशन। रेन ने बोला कि मैं अर्थ की पोयम हूं। जैसे कि कोई भी पोयम किसी की क्रिएशन होती है, ब्यूटीफुल क्रिएशन होती है, ऐसे ही रेन अपने आप को ब्यूटीफुल क्रिएशन कह रही है। किसकी? अर्थ की। इटर्नल आई राइज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब यहाँ पर जो रेन है वो अपनी पूरी जर्नी के बारे में बता रही है कि कैसे मैं जनरेट होती हूँ, कैसे मैं पूरा अपना लाइफ साइकिल पूरा करती हूँ और फिर वापस उसी फॉर्म में आ जाती हूँ। इटर्नल, नेवर एंडिंग। आई राइज इम्पेल्पेबल। आई राइज इम्पेल्पेबल मीन्स विच कैन नॉट बी टच। मतलब मैं राइज होती हूँ उस फॉर्म में जिस फॉर्म को टच नहीं किया जा सकता, जिस फॉर्म को देखा नहीं जा सकता। आउट ऑफ द लैंड, लैंड से, एंड द बॉटमलेस सी से। तो यहाँ पर रेन बात कर रही है कि बॉटमलेस सी से जो वाटर इवेपोरेट होता है, तो वेपर्स को ना हम टच कर सकते हैं ना हम देख सकते हैं। और ऐसे ही लैंड से, लैंड पर जहां भी डिचेस हैं वहां पर वाटर है, ब्रुक है, या फिर जो प्लांट्स हैं उनसे ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन भी क्या है? उससे वाटर इवेपोरेशन होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये दिस इज इटर्नल प्रोसेस, नेवर एंडिंग। मतलब ये कॉन्टिन्यूटी में ऑलवेज चलता ही रहता है, ट्रांसपिरेशन भी और इवेपोरेशन भी। इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज और ट्रांसपिरेशन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। और बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे इवेपोरेशन होकर जो वाटर है वेपर की फॉर्म में ऊपर की तरफ उड़ता रहता है, मूव करता रहता है। Upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same.
अपवर्ड टू हेवन, मतलब जब मैं वेपर फॉर्म में होती हूँ तो मैं उड़ के कहाँ चली जाती हूँ, हेवन। हेवन वर्ड हियर इंडिकेट्स स्काई, कि मैं फिर स्काई में चली जाती हूँ, ऊपर चली जाती हूँ। एंड वेंस, वेंस मीन्स हियर वेयर। वेंस अगेन इज एम्फाइक वर्ड, is an emphatic word, right? And vaguely means not clearly. मैं जब ऊपर चली जाती हूँ स्काई में तो vaguely not clearly formed, मतलब जो मेरी फॉर्म है वो क्लियर नहीं होती या फिक्स नहीं होती, क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं वो किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं। हर क्लाउड की अलग फॉर्म होती है, अलग साइज होता है, अलग शेप होती है, ठीक है। तो दैट्स वाई वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज। जो मेरी फॉर्म है, जो मेरी सी की फॉर्म थी, फिर मैं इवेपोरेट हुई, ड्रॉप ऑफ वाटर इवेपोरेट हुई, फिर ऊपर जाके क्लाउड बन गई, तो मेरा जो पूरा फॉर्म है वो चेंज हो गया। एंड यट द सेम, लेकिन फिर भी मैं हूं क्या, फिर भी मैं एक वाटर ड्रॉप ही हूं, क्योंकि क्लाउड में भी जाके वो वाटर ड्रॉप स्टोर हो जाती हैं, और जब प्रेसिपिटेशन होता है या रेन होती है तो फिर से वो ड्रॉप ऑफ वाटर की फॉर्म में नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर वाटर साइकिल भी दी है। यू कैन सी कि वाटर बॉडी से किस तरीके से इवेपोरेशन होता है, एंड फिर वो इवेपोरेशन से कंडेंसेशन होके क्लाउड्स फॉर्म करते हैं ऊपर, जब वो कलेक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेन की फॉर्म में वो वापस लैंड एरिया पर और वाटर एरिया पर वापस आ जाते हैं। तो दिस इज एक्चुअली द वाटर साइकिल। द रेन इज टेलिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ इटसेल्फ टू द पोएट, and actually she is enjoying that a lot. Next is I descend, come down, I descend to live and the draughts, atomies, dust layers of the globe. I descend, descend means come down. फिर मैं क्लाउड से नीचे जब आती हूँ to live means to wash, to bathe, means द ड्रॉट्स, जहां जहां लैंड एरिया पर ड्रॉट है, सूखा पड़ा हुआ है, तो मैं आकर उसको वॉश करती हूँ, मतलब उसकी प्यास बुझाती हूँ। एंड एटमीज, एटमीज मीन्स जो भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में हैंग है उनको वॉश करती हूँ। एंड जो ट्रीज हैं या बिल्डिंग्स हैं, जो भी लैंड एरिया पर, वाटरी एरिया पर जहां भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे, माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उन सबको मैं वॉश कर देती हूँ, बिल्कुल अच्छे से वॉश कर देती हूँ। एंड डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, इट मीन्स कि जो पूरा ग्लोब है उसकी पूरी डस्ट की लेयर में रिमूव कर देती हूँ। मुझ में इतनी पावर है, रेन ये बता रही है पोइट को। And all that in them without me were seeds only, latent, unborn. अब वो बता रहे हैं कि मेरे बिना, रेन बता रही है कि मेरे बिना तो सीड भी सिर्फ सीड हैं, उनके अंदर जो जर्मिनेट करने की पावर है वो मेरे बिना जगती ही नहीं है, या मेरे बिना वो पावर वो फील ही नहीं कर पाते, वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाते। तो जब मैं जाती हूँ, जब मैं सीड से मिलती हूँ, तब वो अपने अंदर की हिडन, लेटेंट, अनबोर्न कैपेसिटी को जानते हैं, एबिलिटी को जानते हैं, तब वो जर्मिनेट होते हैं और प्लांट का रूप ले लेते हैं। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन। और ये जो प्रोसेस है ना, ये नेवर एंडिंग है, ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी रेन हो रही है तो इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि अर्थ के दूसरे पार्ट पे या दूसरे प्लेस पर कहीं भी इवेपोरेशन चल रहा है, यहाँ रेन अगर हो रही है तो दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस डे एंड नाइट प्रोसेस, ठीक है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, मीन्स जो मेरा ओरिजिन है या मेरा जो साइकिल है वो क्या काम करता है, जब मैं रेन की फॉर्म में नीचे आती हूँ तो वो पूरे लैंड एरिया को, जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उन सबको प्यूरिफाई कर देता है, ब्यूटिफाई कर देता है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो रेन के बाद अगर आप ट्रीज को देखें तो एकदम वॉश्ड, एकदम उनका जो कलर है वो भी अच्छे से ब्राइट हो जाता है, वॉश्ड हो जाता है। तो जस्ट रेन इज टेलिंग टू पोएट कि मेरा आना, मेरे आने से जो अर्थ है वो ब्यूटिफाई हो जाती है और प्योर हो जाती है, क्लीन हो जाती है एकदम से। And in the next line, for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, ragged or unragged, duly with love returns. अब ये जो दो लाइन है, ये पोइट बोल रहा है अपनी तरफ से कि जैसे जब मैं कोई पोएम लिखता हूं, मैं कोई सॉन्ग लिखता हूं, तो वो अपने बर्थ प्लेस से जनरेट होता है, मेरे माइंड से, मेरे हार्ट से जनरेट होता है।
मैं उसको लिखता हूं, फिर उसको लोग पढ़ते हैं, वो एक दूसरे के पास एक दूसरे से जाता है, वॉन्डरिंग एंड रैकेड और अनरैक्ड मीन्स वेदर इट इज केयर्ड और नॉट केयर्ड, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। फिर वो जब लोग उसकी तारीफ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मुझ तक पहुंच जाती है। मे बी समटाइम्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड्स, पोएम या सॉन्ग उनको अवार्ड मिलते हैं, या अगर आप देखें कोई फेमस सॉन्ग है तो जगह जगह बज रहा होता है, तो जिसने वो लिखा है, जिसने कंपोज किया है या जिसने वो बनाया है, म्यूजिक दिया है, तो वो ऐसे ही उनको वो खुशी महसूस होती है कि जो हमने चीज बनाई है उसे लोग इंजॉय कर रहे हैं, और वो इंजॉयमेंट उनको वापस से खुशी देता है। मतलब जहां से वो जनरेट हुआ वापस खुशी बनकर वहीं वापस आ गया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस एंड नाउ विल कंटिन्यू विद लिटरेरी डिवाइसेस। Literary device, first one, oxymoron. Oxymoron altogether changed and yet the same, where two exactly opposite words are given or the things are given, senses are given, you can consider it oxymoron, like altogether changed and yet the same, changed भी है और same भी है। Next is metaphor. Metaphor is compared with something without the use of as or like. I am the poem of earth. यहाँ पर जो रेन है वो अपने आप को पोएम से कंपेयर कर रही है। Personification. I am the poem of earth. Said the voice of the rain. I here indicate, I refer to rain and it shows personification because rain is not a human being. And said the voice of rain. Voice again word indicating this is means human character, human quality. It doesn't belong to rain. Next is hyperbole. हाइपरबोले बॉटमलेस सी, जहां पर हम किसी भी वर्ड का के मीनिंग को या किसी भी चीज को एग्जेजरेट करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, वहां पर हाइपरबोले होता है। बॉटमलेस सी, ठीक है, सी बहुत डीप होता है बट बॉटमलेस नहीं होता है, तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा के उसने बोला है, दैट्स व्हाई बॉटमलेस सी वर्ड इस्तेमाल किया है। एंड हियर हाइपरबोले पोएटिक डिवाइस इज प्रेजेंट, राइट। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी सॉफ्ट फॉलिंग शार। इमेजरी वो पोएटिक डिवाइस होता है जब पोएट ऐसा कुछ लिखे कि आपको मजबूर कर दे कि आप इमेजिन करो उसे, तो दैट इज इमेजरी। सॉफ्ट फॉलिंग शार, सॉफ्ट फॉलिंग शार से ही एकदम हमारे माइंड में इमेज बन जाती है कि हम बात कर रहे हैं कि रेन फॉल हो रही है या ड्रिजलिंग हो रही है, तो इन द सेम वे ये इमेजरी ही, मतलब ये डिस्क्रिप्शन ही हमारे माइंड में इमेजिनेशन को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट लिटरेरी डिवाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।